हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम MS 004 का जून 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है जहाँ पे मैंने दिसंबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है जून 2023 का। ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। और देखो, ये वीडियो जो बनाता हूँ मैं, PYQs कराता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि ये सवाल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम, ये आ सकते हैं, लेकिन इससे आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको आंसर्स पता होते हैं ना, राइट। क्योंकि मैं फिर जो लिखता हूँ आंसर्स, ये शॉर्ट में लिखता हूँ और आपको बस इनको समझना है और एग्ज़ाम में जाके इनको डिस्क्राइब करते हुए लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए जब भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। उसका मतलब ये है कि वो वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, और आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप इनको लिख लिख के एग्ज़ाम जो है, प्रैक्टिस एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको उस समय दिक्कतें ना आए। ठीक है, आप कुछ लोग जो होते हैं ना, उनको लिखने की आदत नहीं होती है और उनके हाथ थक जाते हैं बहुत जल्दी। तो आज जो सवाल है वो है, आपको भारत में समाजशास्त्र के आविर्भाव का पता लगाइए। ये बेसिकली आपका जून 2023 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका क्वेश्चन पेपर है और ये पहला जो क्वेश्चन है आपका, भारत में समाजशास्त्र के आविर्भाव का पता लगाइए। आविर्भाव मतलब होता है उदय का, कि भाई इंडिया में सोशोलॉजी कैसे आया। ठीक है, कैसे राइज हुआ उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ मैंने थोड़ा जो है इंट्रो लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंट्रो लिखने का मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट है। इंट्रो के बिना जो आगे की लाइन्स है वो आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और मैं तो आपको बता दूंगा क्योंकि मैंने ही लिखा है, लेकिन अगर आप अपने आप से समझोगे तो आपको दिक्कतें आ सकती है। बेसिकली इसमें क्या है कि भाई प्रमुख प्रभाव जो है और जो विकास है उसके बारे में मैंने लिखा है कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्यों इंडिया में सोशोलॉजी को स्टडी करना शुरू किया, या इंडिया में सोशोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया। तो वो एक जो है बहुत ही बड़ा रीज़न था उसके पीछे, कि उनको यहाँ के जो रीति रिवाज थे, यहाँ की जो परंपराएं थी, ठीक है, उनको स्टडी करना था ताकि हमारे ऊपर और राज कर सके, है ना। हम जब देखो, वो इंसान जिसको हमारे बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होता है ना, वो हमारे ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से राज भी कर सकता है। तो यही सोच लेके जो है उन्होंने भी हमारे ऊपर इस तरीके से शोध करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू की, स्टडी करनी शुरू की सोशियोलॉजी के बारे में। और जो हमारी जाति है, धर्म की जो रिश्तेदारी वगैरह है, इनको समझना शुरू किया। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन सब चीज़ों में, स्टडी करने में सोशियोलॉजी के इंडिया में, वो विलियम्स हंटर थे, H रिजले थे और JH हंटलर। हटलर बेसिकली जो है वो थे। वो ये कुछ लोग थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ऐसे ब्रिटिशर्स। ठीक है, इंडिया में। क्योंकि देखो, जब ये सोशियोलॉजी आई तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का ही राज था, है ना। तो इसीलिए हमें इनको पढ़ना पड़ता है। ये शुरुआत में जो है इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इंडियंस के बारे में। अब इसमें क्या है, राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार आंदोलन का उदय कैसे हुआ इसको बताता है यहाँ पे, कि भाई हमारे इंडियंस पर जो है पश्चिमी सभ्यता के बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सालों से वो रह रहे थे। पड़े गए प्रभाव तो मौजूदा जो मुद्दे थे वो थे सामाजिक और आर्थिक समस्या। ठीक है, ये जो मुद्दे थे इनकी वजह से ही जो है ये जो विचारक थे, ये जो हमारे विद्वान थे इंडिया के, जो सुधारक थे, समाज सुधारक आप इन्हें कह सकते हो, जैसे कि राम मोहन रॉय है, स्वामी विवेकानंद है, गांधी जी है, डॉक्टर अंबेडकर है। इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, एक सुधारक के रूप में काम किया भारत के अंदर। और कह रहे हैं कि इन आंदोलन की वजह से, इन्होंने जो आंदोलन किए, इन आंदोलनों ने ही जो है लोगों में बौद्धिक और जो अनवेंशन जो माहौल था वो पैदा किया सोशोलॉजी को लेके। ठीक है, तो ये ऐसे करके जो है एक सब्जेक्ट का विकास होता है, विस्तार होता है। एकदम से नहीं होता है कि भाई सब्जेक्ट आ गया एकदम से पढ़ाने लगे, नहीं, टाइम लगता है उस चीज़ में। ठीक है, वो एक तरीके से पहले बिहेवियर में आता है, उसके बाद जाके वो उसके ऊपर जो है स्टडी शोध शुरू होते हैं। और उसके अलावा विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभाग के जी जो स्थापना थी वो की गई। यानी कि जो पहला हमारा जो समाजशास्त्र विभाग था वो 1919 में जो है स्थापित किया गया भारत के अंदर। और इसका जो महत्वपूर्ण योगदान जो था इसमें, वो था पैट्रिक गेडेंस का। ठीक है, और ये कलकत्ता और जो लखनऊ थे, इन विश्वविद्यालयों में यहाँ पे इनको पढ़ाया गया है, इस सोशोलॉजी के सब्जेक्ट को यहाँ पे भी पढ़ाया गया। ठीक है, कुछ सिलेबस जो था सोशोलॉजी की स्टडी के लिए वो यहाँ पे लाया गया। ठीक है, और उसके अलावा इसमें है कि भारतीय समाजशास्त्र का जो योगदान था, वो कौन कौन से मुख्य समाजशास्त्री है, वो है आपके JS घूरी है, MN श्रीनिवास, IP देसाई। ठीक है, ये समाजशास्त्री हैं बहुत, इंडिया के बहुत बड़े बड़े शुरुआती। और जाति रिश्तेदारी और जो शहरीकरण है, इन पर इन्होंने शोध भी किया है इन समाजशास्त्रियों ने। ठीक है, उसके बाद भारतीय समाजशास्त्र के प्रमुख विषय जो है वो है जाति, रिश्तेदारी, ग्रामीण शहरी अध्ययन और विकास अध्ययन। ये बेसिकली
आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप सोशोलॉजी में पढ़ते हो, है ना। अपने बचपन से अगर आपने 11th क्लास से पढ़ी है सोशोलॉजी, तो आपने ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। रिश्तेदारी भी आती है इसमें, ग्रामीण और शहरी अध्ययन भी हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जब हम जनगणना की बात करते हैं तो ये सोशोलॉजी का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। और विकास कैसे हो रहा है लोगों का, क्या उसमें जाति आती है कि नहीं आती है, उस विकास के आड़े आ रही है कि नहीं आ रही है, इस सब को देखने में जो है यहाँ पे आता है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो आता है तीसरा, जिसमें कि पूछ रहा है कि भारतीय समाज में जाति के अध्ययन में वंशानुक्रम दृष्टिकोण की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए, ठीक है। वंशानुक्रम बेसिकली दृष्टिकोण पूछ रहा है, वंशानुक्रम दृष्टिकोण, ये आपको याद रखना है। ये जाति, एक तो यहाँ पे आ गया जाति शब्द, एक हो गया वंशानुक्रम, तो मैंने यहाँ पे जो है एक अंदाज़ा लगा लिया कि इसका मतलब होता है वंश के बारे में पूछ रहा है, कि जाति में जो वंश परंपरा चलती हुई आती है ना, जाति के बाद आपकी जाति हमेशा सेम ही रहेगी, है ना। आप कुछ भी कर लो, आप कितने बड़े आदमी बन जाओ, कितने पैसे कमा लो, आपकी जाति वही रहेगी। आप शूद्र हो, आप करोड़पति आसामी हो, फिर भी आप वही रहोगे, आपकी जाति बदलेगी नहीं। आपकी स्थिति बदल जाएगी लेकिन जाति नहीं बदलेगी। तो ये जो है पूछ रहा है यहाँ पे, तो वही मैंने आपको आंसर बताया है कि भाई जाति अध्ययन में वंश दृष्टिकोण के जो पहलू है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें कि वंशानुक्रम संचरण आपको देखने को मिलता है, यानी कि जन्म पर आधारित आपकी जाति होती है, माता पिता से वो आपको मिलती है, हमेशा जो है स्थिर रहती है, कभी भी आपकी जाति बदल नहीं सकती। कहते हैं ना जाति की कभी जाति नहीं है, तो वो ये सेम यहाँ पे आता है। कर्म और जो पुनर्जन्म है वो आपको यहाँ पे मिलता है कि भाई जो समाजशास्त्री है या जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शूद्र कास्ट में पैदा हुआ है तो वो कहेंगे कि आपके कुछ कर्म गंदे होंगे, तो इसलिए आपकी जो जाति है वो बदल दी गई है, आपकी जाति जो है, आप शूद्र जाति में पैदा हुए हो, इस तरीके से जो है वो बोलते होंगे, ठीक है। और बोलते भी थे। और उसके अलावा अंतर विवाह और जो बाहर विवाह आपको देखने को मिलता है वो भी होता है कि भाई जाति जो है, जाति आधारित विवाह इसको हम बोलते हैं, यानी कि जाति के अंदर विवाह जो है वो आंतर विवाह होता है, जाति के बाहर विवाह करना बाहर विवाह होता है, ठीक है। और गोत्र से बाहर विवाह करते हैं, मतलब समूह के अंदर गोत्र से बाहर विवाह करते हैं। अपनी जाति में विवाह करना, शुद्धता और जो अशुद्धता है उसको बनाए रखना, ये आपको यहाँ पे बेसिकली जो विवाह है उसके रूप में देखने को मिलता है। जो वंश परंपरा है वो टूटनी नहीं चाहिए, इसको बनाए रखने के लिए ये सब काम किया जाता है, ठीक है। कि भाई अगर कोई किसी शूद्र ने किसी ब्राह्मण जाति की महिला शादी कर ली तो उसकी जो कास्ट है वो बदल जाएगी, उसके जो बच्चे हैं वो ब्राह्मण जाति से भी हो जाएंगे एक तरीके से। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसको रोकने के लिए जो है, जो विवाह संबंध है उसमें भी रोक लगाई गई है, ठीक है। कि भाई जाति से बाहर विवाह नहीं करना है किसी को भी। पदानुक्रम जो पवित्रता है उसको देखना कि भाई जो शूद्र है वो अपवित्र है और जो ब्राह्मण है वो पूरा सब तरीके से पवित्र है, ये जो है ये आपको मिलता है। और जो जाति है वो हमेशा हस्तांतरित होती रहती है, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये पदानुक्रम आपको देखने को मिलता है ना। और आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसमें क्या है, कुछ अगला सवाल आता है यहाँ पे, वो ख़त्म हो गया। इनको देखो, मैंने आपको यहाँ पे ये जो किया हुआ है ना, बस समझाने के लिए है आपको, और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आता है। एक पेज में आपका जो है पूरा एक तरीके से हो जाता है, इसमें आपको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक पेज में जो है आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाती है। आप एक ही पेज खोलोगे आपको याद आ जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, इसका ले सकते हो आप, ठीक है। ये एक पेज में हो गया, आपको बस क्या करना है, इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और शुरुआत में आपको इंट्रो लिखना है इसके अंदर, और एक आपको निष्कर्ष लिखना है छोटा सा, बस। आपके 4 पेज आपको भरने होते हैं, आप इजीली भर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये मैंने बहुत ही कम शब्दों में लिखा है, बहुत ही शॉर्ट में लिखने की कोशिश की ताकि आप इसको एग्ज़ाम में लिख पाओ। अगर छोटा दिखते हैं ना, जैसे शॉर्ट नोट्स की हम बात करते हैं, तो ऐसे ही हम लिख के याद कर पाते हैं। अगर आप पूरा लिखोगे ना लाइन भर के, तो फिर बेकार है, फिर वो नोट्स थोड़ी ना होंगे, फिर तो बुक हो गई आपकी, दूसरी बुक तैयार हो गई। भारतीय समाज पर नगरीकरण के प्रभाव की बात करें तो 2 प्रकार के प्रभाव को देखने को मिलते हैं, एक होता है पॉजिटिव्स, एक होता है नेगेटिव्स। तो हम बात करते हैं पॉजिटिव्स की, तो यहाँ पे आपको आर्थिक विकास देखने को मिलता है, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, औद्योगिक और व्यापार में तकनीक का विकास आपको देखने को मिलता है। ये तो रहा पॉजिटिव्स। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की, तो शहरीकरण जो होता है उससे क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है, निवास कम होता है, प्रदूषण बढ़ता है, ये नेगेटिव्स हो गए, ठीक है, शहरीकरण के। बेरोजगारी बढ़ती है और अपराध बढ़ते हैं, है ना। जनसंख्या बढ़ जाती है शहरों में तो अपराध भी बढ़ेंगे। सामाजिक मंदी आपको देखने को मिलती है, आप समानता देखने को मिलती है, गरीबी देखने को मिलती है, बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है, प्रदूषण आपको देखने को मिलता है। भाई वायु है, जल है, इकोसिस्टम को डैमेज करता है। ये जो अगर एक क्षेत्र में दुनिया भर के लोग अगर रहने लग जाए तो क्या होगा, आप इकोसिस्टम डैमेज नहीं होगा, है ना।
वहाँ पे पहली बात तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। आप एग्जांपल के लिए कोई एक कमरा है, कोई बड़ा सा हॉल ले लो, उसमें जगह तो है 50 लोगों की, लेकिन वहाँ पर 100 लोग आ गए हैं, ठीक है, और उस कमरे को बंद और कर दिया है गेट, उसका जो गेट है, क्या होगा कुछ समय बाद वहाँ पे जो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे कि जो लोग वहाँ पे है ना धीरे धीरे करके लुढ़कने लगेंगे। तो ये ऐसा ही दिल्ली में भी हो रहा है, घुटन हो गई है यहाँ पे, है ना, क्योंकि इतने सारे लोग आ गए हैं यहाँ पे कि जगह ही नहीं बची है। हमारे जो मूल लोग जो रहते हैं यहाँ पे, उनके लिए जगह नहीं बची है यहाँ पे। तो ये ऐसा मत करो यार, ठीक है, अपनी जगह अपने राज्य में रह के पढ़ो। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे जगह ऐसी कंडीशंस नहीं है तो बनाओ, ठीक है। सरकार ऐसे चुनो जो कि आपके लिए कुछ काम कर सके, ठीक है। ऐसा ना कि वो बस भगवान का आपको दे रहे कि भाई हम राम लेके आए हैं वगैरह वगैरह। मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद सुझाव जो है वो आपको देखने को मिलता है कि भाई शहरी फैक्ट्री है, कुछ मतलब कैसे ठीक कर सकते हैं इस चीज़ को, वो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि भाई आपको वेल मेंटेन स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे दिल्ली में सीपी वाला क्षेत्र जो है, तो यहाँ पे बेशक कितना भी लोग आ जाए, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से मंडी टाइप की है वो, ठीक है, बाज़ार है वहाँ पे, भीड़ नहीं लगती वहाँ पे, जाम नहीं होता कभी भी, है ना, क्योंकि वहाँ पे वो उसको जो बनाया गया है वो वेल मेंटेन तरीके से बनाया गया है। और वहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत चौड़ी है, जिससे कि गाड़ी चलाने वालों को दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। बेशक सड़क के किनारे पे जाम लग रहा हो, लोगों की भीड़ हो, लेकिन उससे ट्रैफिक वालों को कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, ट्रैफिक आराम से वहाँ से ज़्यादा रहता है। दूसरी चीज़ है भाई पर्यावरण संरक्षण के लिए हम कुछ कर सकते हैं। सुझाव इसके लिए भी हो सकता है ना कि भाई कुछ हम स्टेप्स ले सकते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और जो सार्वजनिक वाहन है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। सार्वजनिक वाहन क्या होते हैं? बस, ट्रेन, मेट्रो, इन सबको हम बढ़ावा दे सकते हैं। इनमें ट्रैवल करना बेसिकली कह रहा है कर सकते हैं, ताकि जो पोल्यूशन है वो कम हो सके, ठीक है। और रोज़गार को हम बढ़ावा दे सकते हैं, है ना, मतलब कि उन्हीं क्षेत्रों जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को रोज़गार मिल जाए तो वो क्यों आएंगे यहाँ पे, है ना। अच्छी एजुकेशन मिल जाए तो वो क्यों आएंगे यहाँ पे। तो इसीलिए जो है यहाँ पे लिखा है कि सृजन रोजगार को उपलब्ध कराना। सामाजिक समावेश जो है यहाँ पे हो सकता है कि भाई जो सुविधाएं हैं, जो असुविधाएं हैं, हम बेसिकली उनको ठीक करना। और जो स्वराज है वो लेके आना कि भाई राज्य के अंदर ही लोगों को फैसिलिटीज़ मिल जाए, उनको ज़रूरत ही ना पड़े कि भाई दिल्ली में आ रहे हैं, बेंगलोर में आ रहे हैं या जा रहे हैं वहाँ पे, ऐसा ना हो, ठीक है। एजुकेशन वगैरह को अच्छा किया जाए। उसके बाद आता है आपको भारत में कृषक आंदोलन के बदलते पहलुओं की चर्चा कीजिए। कृषक आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। ये बन जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो कृषक आंदोलन है उनके जो बदलते पहलू है, बदलाव जो उसमें होता है, जो चेंजेस होते हैं, उसके ऊपर सवाल है। अब देखो, हमने हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने NCERTs में पढ़ा है, ठीक है, स्कूल्स की बुक में पढ़ा है कि जो आंदोलन थे किसान के वो हमेशा बदलते रहे हैं। जैसे ब्रिटिशर्स जब थे तो उनके लिए जो आंदोलन किए गए थे, उनके खिलाफ जो आंदोलन होते थे वो ज़मीनी जो जैसे भूमि सुधार है ना, और किराएदारी प्रथा है, उसके अलावा जमींदारी प्रथा है, पट्टेदारी है, इसको लेके जो प्रोटेस्ट थे वो होते थे। लेकिन आज के प्रोटेस्ट कुछ अलग नहीं है कि भाई मतलब डिमांड होती है किसानों की कि भाई MSP लेके आओ, ठीक है। और क्योंकि उनको लगता है कि उनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो रही है, और जो खेती है उससे जो प्रॉफिट उनको होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है ना, और जो उनकी आजीविका है वो नहीं चल पा रही है। तो जो आज की जो डिमांड है वो कॉर्पोरेट वाली है, ठीक है। आंदोलनों की जो डिमांड है वो कॉर्पोरेट वाली है कि भाई हमारी जो खेती है, हमारी जो फसल है वो बिक नहीं रही है, ठीक है। और पहले जो था वो भूमि सुधार के ऊपर थे कानून, ठीक है, कि भाई ठीक है सब कुछ बढ़िया है अभी, क्योंकि देखो जैसे कंडीशंस होती है उसी के हिसाब से डिमांड भी होती है लोगों की, ठीक है। और फिर होता है पर्यावरण संबंधी जो चिंताएं हैं वो भी आपको देखने को मिलती है। किसान ये भी करते हैं क्योंकि वो जुड़े हुए हैं नेचर से, है ना, क्योंकि वो खेती करते हैं, वो मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं, तो वो खेती से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जो है वो आपको ये सब देखने को मिलता है कि भाई ये चिंताएं भी हैं उनके अंदर कि भाई मिट्टी का कटाव हो रहा है, पानी की कमी है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे बारिश में दिक्कतें आती है, पानी नहीं मिलता है किसानों को, तो फिर खेती नहीं हो पाती है, सिंचाई नहीं हो पाती है। संगठनात्मक विकास जो है वो आपको मिलता है, शक्तिशाली यूनियन जो है आपको मिलती है कि भाई अखिल भारतीय किसान सभा
एक एग्जांपल हो सकता है इसके लिए। औद्योगिकरण का प्रयोग जो है आपको मिलता है कि भाई सोशल मीडिया है, एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म्स जो है ऑनलाइन वो मिलते हैं। है ना? इससे क्या होता है, जो किसान है ना वो अपने आपस में एक संगठन बना पाते हैं, ठीक है, जुड़ पाते हैं एक दूसरे से। कोई भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या आती है तो वो बुलाता है फ़ोन करके, भाई आ जाओ यहाँ पे, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको भी आपकी ज़रूरत है हमें, इस तरीके से। और संगठनात्मक निर्माण, राजनीतिक सहभागिता, ये भी आपको मिलते हैं कि भाई जो कुछ किसान होते हैं वो अन्य जो संगठन है ना उनको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि भाई श्रमिक है, जो महिला संगठन है उनको। और फिर जब ये ज़रूरत पड़ती है किसानों को इनकी, तो ये इनकी मदद करते हैं, ठीक है। लेन देन चलता रहता है बेसिकली जो है, ठीक है, टेक एंड गिवन वाला सिस्टम जो है वो चलता रहता है। और राजनीतिक भागीदारी आपको मिलती है कि भाई कुछ जो किसान है वो इलेक्शन भी लड़ते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, एक नाम बताना मुझे कमेंट करके कौन थे, ठीक है। इससे क्या होता है कि इनके जो मुद्दे हैं ना वो राष्ट्रीय स्तर पे भी जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे जो है जा पाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जानी चाहिए। और महिलाओं की बढ़ती भूमिका भी है, आपको इन आंदोलनों में बराबर का सहयोग देती हुई मिलेंगी महिलाएं, ठीक है। महिलाएं पीछे नहीं रहती हैं इन सब चीज़ों में भी, क्योंकि देखो जो कृषि है वो सिर्फ मेल ही नहीं करता, उसमें फीमेल भी बराबर का हम योगदान करती है। देखो मेल तो पूरे दिन सिंचाई करेगा, काम करेगा, लेकिन उसके लिए पानी लेके आना, उसके लिए खाना लेके आना वो महिला करती है, ठीक है। और कुछ काम ऐसे हैं खेती के अंदर जो कि सिर्फ महिलाएं करती हैं, जैसे कि उसकी कटाई बुआई करना वो ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो करती है, ठीक है। तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल होता है इन लोगों का। वैश्विक का कनेक्शन जो है आपको मिलता है, यानी कि इंटरनेशनल एकजुटता आपको मिलती है, ठीक है। और जो मुद्दे हैं वो आपको मिलते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग एक जो है वैश्विक मुद्दा है ना ये, तो इससे अगर किसान इनको अपना एक हथियार बनाते हैं तो इससे क्या होता है, इनकी बात सुनी जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर होता है पॉलिटिक्स पे, तो इसकी वजह से इनकी बातें भी, इनके जो मूल मूल मुद्दे जो होते हैं ना वो भी जो है सरकार को सुनने पड़ते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो इतनी ही थी, और जो भी आपके कमेंट हैं, व्यूज़ है, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक वगैरह कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।